Hello guys. So today we are going to discuss about the topic about study of light and matter. Okay. So before going to the topic, let me tell you why I have taken this topic. It's not, first of all, let me clear you one thing. This topic is not about for the preparation of IIT or as the preparation of NIT. It's not like that. इस टॉपिक को इसीलिए लिया गया है so that I can make you realize and feel about physics. Exactly what physics is. Physics is all about how and why. तो आपको इस चीज का मतलब पता होना चाहिए कि how you can analyze, how you can analyze and how you can make conceptual concept, how you can imagine any topic of physics. The moment you will start doing that, no, automatically you can correlate physics from day to day life. Okay, so the main intention to take this topic is, आखिर मैंने स्टडी ऑफ लाइट या फिर स्टडी ऑफ मैटर को इसीलिए लिया है, ये आपको ऑलरेडी आपके सिलेबस में होगा, आप लोगों को पढ़ना होगा, बट मेरे को इस टॉपिक का लेने का मतलब ये है कि आई शुड मेक यू फील अबाउट फिजिक्स. फिजिक्स अगर कोई बोल रहा है आपको, अगर कोई बच्चा, ये बिल्कुल करेक्ट लाइन है कि अगर फिजिक्स, इफ समवन इज टेलिंग यू दैट फिजिक्स इज बोरिंग और some student is telling that it is not like that much interest is not getting, means your teacher is a culprit, because physics से best चीज कुछ है ही नहीं दुनिया में. अगर तब there is a condition behind it. If you have started visualizing, if you have started analyzing the terms of physics, if you know the reason of how and why, then physics is the best thing that has ever happened in your life for me, because that will only happen when you will start feeling about physics. Okay, and उस चीज को अगर आप जब फिजिक्स को फील करना स्टार्ट कर दिए ना, the moment at that time itself you will start correlating physics from day to day life. Okay, so without wasting any time, let me start with this topic, and the topic is like matter and light. So देखो बच्चा, यहाँ पे आके मैटर और लाइट के बारे में इसलिए लिया मैंने ताकि आप लोग इस चीज के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज ले सको, इसमें इंटरेस्ट आए, और उसके बाद आप एक्चुअली में विजुअलाइज और इमेजिन कर सको कि एग्जैक्टली व्हाट मैटर इज और हाउ यू कैन कोरिलेट द नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज दैट कि मैटर के बारे में अपन वी नो दैट व्हाट इज मैटर. मैटर इज नथिंग बट मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव अ डेफिनेट मास. एनीथिंग, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का मास और वॉल्यूम हो, वो क्या है? वो मैटर है. करेक्ट. दिस इज द, आप ऑलरेडी इस चीज को पढ़ते आ रहे हो 8 9 10 से कि व्हाट इज मैटर. मैटर इज नथिंग बट एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर. अब मैं अगर आपसे पूछूं कि whether light is a matter or not, अगर लाइट मैटर है या नहीं है, अगर है तो क्यों और नहीं तो क्यों, तो आप यहाँ पे आप थोड़ा सोचोगे. दिस इज द ओनली द एक्सेप्शन थिंग. इसीलिए मैं इस चीज को देखो बहुत बारीकी से आपको बस एनालाइज करना है. एक ग्रेट साइंटिस्ट ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये चीज बोला कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज. आपको इमेजिन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू स्टार्ट इमेजिनिंग, यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग अबाउट फिजिक्स. ओके, तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, बट व्हाट अबाउट लाइट, वेदर लाइट इज अ मैटर और नॉट. सो हाउ यू कैन से दिस दैट वेदर लाइट इज अ मैटर और नॉट. इस चीज को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कोई भी चीज को समझने के लिए आपको उसके बॉटम लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है. ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए whether what is the character, what is the nature of matter, what is light, what is the nature of light, इस चीज को समझने के लिए we will start from the history. means we will start from the history of light, कि हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि आखिर लाइट की क्या हिस्ट्री है. उसके बाद we will come to know. देखो कोई भी चीज को जानने के लिए ना, what is the most important thing? The most important thing is that you should start from the bottom. आपको बॉटम से इस चीज को स्टार्ट करना है कि हाँ, then only you will analyze कि हाँ एग्जैक्टली अगर आपको प्रेजेंट जानना है कि हाँ प्रेजेंट में क्या है, तो वो आप तभी जानोगे जब आपको आपका पास्ट, उसकी हिस्ट्री के बारे में यू आर वेरी मच अपडेटेड अबाउट इट. देन ओनली you will know your present better and secure your future.
Similarly here also same thing will be applied. हम लोग पहले हिस्ट्री ऑफ लाइट जानते हैं क्या कि लाइट की हिस्ट्री क्या हुई और लाइट के बारे में स्टेटमेंट किसने क्या दिया. उसके बाद we will come to know about the nature, character, about matter और whether it is of light. Okay, तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री ऑफ लाइट, तो सबसे पहला लाइट पे जो सबसे पहला स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट दिया हमारे न्यूटन सर ने. ऑलरेडी यू आर अवेयर ऑफ न्यूटन. ओके, और उनका ये स्टेटमेंट था 1670 में. आज अगर न्यूटन है तो अगर न्यूटन नहीं होते तो हमारी फिजिक्स की किताब ऑब्वियसली इट इज ट्रू वो बहुत पतली होती, लेकिन अगर न्यूटन है तो हर जगह उनका फिजिक्स में लॉ एप्लीकेबल है. वी ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट. सो उनके अनुसार ये कहना था उनका, व्हाट ही वाज टेलिंग अस, उनका फर्स्ट स्टेटमेंट लाइट पे, द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट वाज गिवन बाय न्यूटन अबाउट लाइट इज दैट लाइट इज नथिंग बट लाइट इज अ पार्टिकल. उन्होंने क्या बोला कि लाइट इज अ particle in the form of corpuscle. Okay, in the form of और इसी चीज से लाइट एक पार्टिकल है, इसको एज्यूम करके, इस चीज को लाइट एक पार्टिकल है ये एज्यूम करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया. ओके, व्हाट ही हैज डन इज कि लाइट को एक पार्टिकल मान के he has explained the theory of लाइट को एक पार्टिकल assume करके he explained the theory of reflection and refraction. Okay, the first man who has given any statement about light is no one but Newton, and what he has given that it is a form of particle, okay, through which he has explained about the reflection and refraction of light. Okay, very good, यहाँ तक सही है. अब आगे इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट था, सेकेंड स्टेटमेंट वो हमारे को दिया था, वो हमारे को ह्यूजिन ने दिया था, और वो दिया था अबाउट 1690 में. क्यों ऐसा? क्योंकि देखो एक्चुअली में क्या था, एक्चुअली में ये जो साइंटिस्ट थे ना ये न्यूटन से बड़े थे. ठीक है, तो इनके अनुसार इन्होंने क्या बोला कि ओके, ऑलरेडी न्यूटन ने सबसे पहला स्टेटमेंट ही हैज गिवन दैट लाइट इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल, एंड फ्रॉम वेयर ही हैज assumed that light is in the form of particle, and he has founded the theory of reflection and refraction. Okay, उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि ओके लाइट एक पार्टिकल है, ये चीज तो ऑलरेडी न्यूटन ने बता रखा है, और इसी चीज से अब उनका क्या कहना था कि लाइट जो है वो नॉन मैकेनिकल वेव है, सॉरी मैकेनिकल वेव है. ओके, उन्होंने क्या बोला कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है. अब व्हाट डज इट मीन, इस चीज को मैं आपको समझा दे रहा हूं कि उन्होंने ये बोला कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है. अगर आप अवेयर होंगे मैकेनिकल वेव के बारे में तो यू मस्ट बी नोइंग दैट एनी मैकेनिकल वेव, अगर कोई वेव मैकेनिकल है इट मींस दैट इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल. इसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए. जब लोगों ने पूछा इनसे कि व्हाट इज द मीडियम जिसके द्वारा लाइट ट्रैवल करे, तो वो मीडियम उन्होंने बोला ईथर. ईथर वाज द मीडियम थ्रू व्हिच लाइट कैन ट्रैवल. इनके अनुसार ऐसा कहना था कि लाइट क्या है, लाइट एक मैकेनिकल वेव है जिसको एक मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, और वो मीडियम क्या है, ईथर है. तो अब यहाँ पे ये कंट्राडिक्शन लग गया कि यार लाइट कमिंग फ्रॉम द सनलाइट टू द अर्थ वो तो स्पेस है, स्पेस में कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, स्पेस इज full of vacuum, वो तो वैक्यूम है, but still from there the light is coming from the sunlight, no, and it is falling on earth. मतलब सन से लाइट ट्रैवल करके अर्थ पे तो आ रहा है, सन से लाइट एमिट हो रहा है और वो फॉल हो रहा है ना अर्थ पे, तो वो तो ट्रैवल कर रहा है, और वो भी वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है. स्पेस में कोई मीडियम की जरूरत होती है क्या? नो, नॉट एट ऑल. तो यहाँ पे उनका स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन आ गया. लेकिन प्लस पॉइंट क्या था, उन्होंने ये बात बोल के कि मैकेनिकल वेव है, फर्स्ट चीज इनके लिए प्लस पॉइंट ये था कि इन्होंने फर्स्ट टाइम लाइट को ये स्टेटमेंट दिया कि लाइट वेव फॉर्म में भी होता है. दैट इज द प्लस पॉइंट फॉर यू. ओके, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि लाइट को पहली बार वेव बोला गया इनके द्वारा, और वेव बोला गया तो उनसे उन्होंने ये
अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रखे होगे तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. सो दैट थ्योरी वाज एक्सप्लेन बाय मैकेनिकल वेव बोल के उन्होंने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को डिफाइन कर दिया उसी टाइम. ओके, बट प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने बोला कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है. प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने वेव पहली बार लाइट के साथ इंट्रोड्यूस किया. बट मैकेनिकल वेव अगर लाइट होता तो उसको कोई मीडियम, मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, बट लाइट डोंट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल. सो दैट वाज द कंट्राडिक्शन फॉर हिम. यहाँ पे वो फंस गए, इस कंट्राडिक्शन में वो फंस गए कि हाँ लाइट को ट्रैवल करना है तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और वो मीडियम क्या है तो उनके द्वारा वो मीडियम ईथर था. सो दैट वाज द कंट्राडिक्शन फॉर हिम. सो इसके बाद क्या हुआ, अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी लाइट का लेके आए, एंड दैट वाज हमारे मैक्सवेल सर. अब मैक्सवेल सर ने क्या बोला, इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आई उसमें मैक्सवेल का थ्योरी आया, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. कैसे किया वो देखते हैं अपन. मैक्सवेल का क्या इक्वेशन था, मैक्सवेल का क्या कहना था, उनका ये कहना था कि लाइट 1865 में, अबाउट 1865 उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, और सबसे पहला स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल वाज दैट कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव. नहीं, लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव. सबसे पहला स्टेटमेंट जो उनका था वो ये था. सबसे पहले उन्होंने इसको करेक्ट किया कि लाइट क्या है, तो लाइट तो एक वेव है सर, बिल्कुल सही बात, लाइट इज अ वेव, बट इट इज अ मैकेनिकल वेव. नो, इट इज नॉन मैकेनिकल वेव. मीन टू से कि वेव तो है, यू आर वेरी मच करेक्ट सर, बट आपको उसमें थोड़ा फिल्टर करने का था. लाइट एक वेव तो है बट वो नॉन मैकेनिकल वेव है. एंड सेकंड वेव, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट लाइट डोंट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल. अगर आप बोल रहे हो कि लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है, इट मींस दैट इट डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल. So we can assume that light can travel in vacuum. Okay. Now third statement for him was, तीसरा स्टेटमेंट मैक्सवेल के अनुसार क्या था, वो ये था कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव होता है. कैसा होता है? लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव. नाउ अब यहाँ पे अगर आप लोग वेव के बारे में थोड़ा भी पढ़े होंगे तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ longitudinal wave and transverse wave. So now, और यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी तरीके से एक टीचर ने बताया है, वेरी मच आइडियल ऑफ दैट गाय, अलग पांडे सर, और उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से बताया था कि ट्रांसवर्स वेव कहने का मतलब ये है कि लाइट जो है, अगर वेव जो है, अगर कोई वेव ट्रांसवर्स है, मतलब अगर ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ठीक परपेंडिकुलर होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होती है, तो जो वेव होता है, ये z एक्सिस में जो वेव होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव z एक्सिस से ट्रेवल करता है. मतलब ये, और एक चीज और, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वर्ड जो फर्स्ट टाइम किसी ने यूज किया ना, दैट वाज मैक्सवेल. मैक्सवेल ने बोला कि लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रैवल करता है, तो सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो z एक्सिस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरीके से चलेगा. ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेव आगे बढ़ रहा है z एक्सिस में. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इस चीज को ऑलरेडी बहुत ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अगर किसी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, someone has given the word electromagnetic wave about light, then that was Maxwell. Okay, उनका कहना था कि light एक nothing but it is a non-mechanical wave which do not require any medium to travel, and it travel in a form of electromagnetic wave. Okay, this things was given by Maxwell. Okay, तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई, बार बार साइंटिस्ट, अब इससे कंक्लूजन ये निकला बच्चा, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि एक चीज अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि सारे साइंटिस्ट ने
एक चीज तो पक्का बोल रहे हैं कि लाइट वेव है, चिल्ला चिल्ला के इस चीज को प्रूफ के साथ बोले जा रहे हैं, लाइट वेव नेचर का, वेव नेचर का, वेव नेचर का, वेव नेचर का। मतलब एक चीज तो यहां से क्लियर हो गई कि लाइट जो है वो वेव नेचर का होता है। ठीक है भाई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी वेव नेचर से हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जाने, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन जाने, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इवन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाज एक्सपेरिमेंटली इन्वेंटेड एंड डिस्कवर्ड बाय दिस मैक्सवेल एंड ह्यूजेन इन द फॉर्म ऑफ वेव नेचर। अगर लाइट वेव नेचर है तो इससे हम लोग, और सेकेंड थिंग जो आप वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हो ना, वेव ऑप्टिक्स जो आप पढ़ते हो, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वेव ऑप्टिक्स भी वहां पे डिस्कवर्ड, डिफाइंड हो जाता है अगर लाइट का वेव नेचर आपको पता है तो ये सारी चीजें, लाइट का वेव नेचर पता होने से वी कैन नो अबाउट द वेव ऑप्टिक्स, वी कैन डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वी कैन डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम wave nature of light, we can define interference and diffraction, we can define interference and diffraction from wave nature of light। ठीक है, बहुत सारी चीजें तो डिफाइन होते चली गई। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, टाइम आगे बढ़ते जा रहा है, टाइम आगे बढ़ते जा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे भी टर्म आए बाबू, बहुत सारे ऐसे टर्म आए जो वेव, सिर्फ लाइट के वेव नेचर से डिफाइन नहीं हो पाया। बहुत many terms have came, a lot of terms have came which was not applicable for this wave nature of light। What does it mean? Mean to say कि suppose करो जब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो उसके बाद हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, 19th सेंचुरी आई, 18th सेंचुरी क्रॉस हुई, उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एंड आफ्टर दैट ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो these things were not applicable from wave nature of light। आप वेव नेचर ऑफ लाइट से ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं डिफाइन कर सकते। आप वेव नेचर, लाइट के वेव नेचर से आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं डिफाइन कर पा रहे थे। तो यहाँ पे साइंटिस्ट लोग यहाँ पे आके फिर से फंस गए कि यार अभी तक वेव नेचर मुझे पता था, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो वेव नेचर से यार ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज नॉट गोइंग टू डिफाइन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइन नहीं हो रहा था। ओके, सो व्हाट दे हैव डन इज फिर से यहाँ पे एक नए साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया, और वो साइंटिस्ट का नाम था मैक्स प्लैंक्स, उनका नाम था मैक्स प्लैंक्स। और उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया 1901 में, इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया 1901 में। और उनका स्टेटमेंट क्या था? उनका स्टेटमेंट था कि वेव नेचर से तो अपन डिफाइन कर दिए कि वेव नेचर से वी कैन डिफाइन वेव ऑप्टिक्स, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस या फिर डिफ्रैक्शन अपन डिफाइन कर दिए। बट अब मैक्सवेल के अनुसार तो आगे सारी चीजें हो गई। अभी यहाँ पे सो वी हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट वेव नेचर, लाइट के पास वेव नेचर होता है, और उससे अपन वेव ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन वी कैन एबल टू डिफाइन। बट जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, देन हमारे प्लैंक साहब अब यहाँ पे अपना रोल स्टार्ट करते हैं प्ले करना। उनका क्या स्टेटमेंट था? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि लाइट इज नथिंग बट लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स which we called it as photons। ये सबसे पहला स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया, ये बोला कि लाइट जो है, लाइट वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, और उन सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को what we call it as photons। ओके, एंड इस पार्टिकल नेचर से बेसिकली वेव नेचर तो ऑलरेडी वी आर अवेयर, सारे साइंटिस्ट ने बताया वेव नेचर होता है। प्लैंक्स ने क्या बोला? प्लैंक्स ने बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स व्हिच वी नोन एज फोटोन्स। और एक चीज और, यहाँ पे जब मैक्सवेल का जो इक्वेशन था ना, मैक्सवेल के इक्वेशन के अनुसार उन्होंने ये बोला था कि लाइट की जो एनर्जी होती है ना, लाइट के पास जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है।
मतलब लाइट की एनर्जी इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म, और प्लैंक्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, द एनर्जी ऑफ लाइट इज क्वांटाइज्ड। ओके, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि लाइट की एनर्जी के बारे में अगर दोनों ने बात करी तो वो वेव नेचर के अनुसार उन्होंने बोला कि लाइट की एनर्जी इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म, एंड अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स उन्होंने बोला कि लाइट की एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, तो वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, मतलब यहां से एक चीज तो यहां से एक चीज क्लियर होगी कि लाइट को एक तरीके से जब वेव नेचर डिफाइन हुआ था, सारे साइंटिस्ट ने वेव नेचर डिस्कवर किया, तो वी कैन डिफाइन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, वेव ऑप्टिक्स, व्हाटएवर इट इज। बट जब बात आई ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तब प्लैंक्स ने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उन्होंने क्या बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स व्हिच वी कॉल इट एज फोटोन। और एनर्जी की बात करो अगर लाइट की, तो मैक्सवेल के अनुसार लाइट के पास जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है, एंड अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लाइट के पास जो एनर्जी होती है दैट इज इन क्वांटाइज्ड फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे जब इतनी बातें हो गई, जब इतनी बातें यहाँ पे आ गई कि लाइट के बारे में वेव नेचर भी बता दिया, लाइट का पार्टिकल नेचर भी बता दिया, तो आगे इसके बाद जब बात डिबेट चलने लगी कि लाइट यहाँ पे अब क्या हो गया, बहुत सारे साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द वेव नेचर ऑफ लाइट एंड बहुत सारे साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इज, हियर डिबेट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे अब डिबेट स्टार्ट हो गई कि कुछ साइंटिस्ट जो है वो ये बेसिकली हियर वी हैव डिस्कवर्ड दैट कि लाइट के पास बहुत सारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि वेव नेचर है, बहुत सारे साइंटिस्ट इज सेइंग दैट इट इज इन पार्टिकल नेचर। ओके, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पुराने साइंटिस्ट जो थे ना, वो सारे ओल्ड एज वाले साइंटिस्ट, उन्होंने ये बोला कि लाइट के पास वेव नेचर होता है, और जो भी नए साइंटिस्ट जैसे कि प्लैंक्स हो गए, आइंस्टाइन हो गए, उन्होंने ये बोला कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर। ओके, तो जब ये डिबेट स्टार्ट हुआ, जब इन लोगों के बीच डिबेट स्टार्ट हो गया, जब ये वेव है, पार्टिकल है, लाइट, जब यहाँ पे इन्होंने आपस में डिबेट स्टार्ट किया, आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया, कोई बोल रहे हैं कि वेव नेचर है, कोई बोल रहा है कि नहीं पार्टिकल नेचर है, तो इस बात पे जब डिबेट स्टार्ट हुई कि लाइट एग्जैक्टली है क्या, वेव नेचर बोलो या पार्टिकल नेचर बोलो, जब इस बात पे डिबेट स्टार्ट हुई, तब यहाँ पे एक नए साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। वो साइंटिस्ट का नेम था डी ब्रोगली, और यहां से पूरा लाइट का, मैटर का स्टोरी ही स्टेबल हो गया। कैसे हुआ, बस बहुत मजेदार चीज है, ध्यान से सुनेंगे और तुरंत खत्म करेंगे इसको, बहुत इजी है। अब यहाँ पे ये बोला डी ब्रोगली ने, एक इंपॉर्टेंट चीज यू नो अबाउट डी ब्रोगली ये जो साइंटिस्ट थे, ये एक्चुअली में ये साइंस स्ट्रीम के थे नहीं, ये आर्ट्स स्ट्रीम के थे, ये बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए कर रहे थे ये, और वो भी बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए कर रहे थे, एंड इस बीए करने में उन्होंने इस चीज के बारे में बताया। ठीक है, तो जब ये डी ब्रोगली बैचलर कर रहे थे आर्ट्स लेके, इनको फिजिक्स से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक फिजिक्स से इनका कोई, ग्रेजुएशन कर रहे थे ये, इनका फिजिक्स से कोई नाता नहीं था, बट फिर भी he has got नोबेल प्राइज, सिर्फ एक चीज पे, इनके एक स्टेटमेंट पे। डी ब्रोगली ने क्या किया, डी ब्रोगली ने इस डिबेट को, इस लड़ाई को ही खत्म कर दिया अपने एक स्टेटमेंट से, और वो स्टेटमेंट के लिए he has got the Nobel Prize. What was that statement? That statement was that nature follow, or nature has a law of symmetry. Law of symmetry. मतलब ये हुआ, अरे न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि नेचर भी उसी तरीके से काम करता है, नेचर भी सिमेट्रिकल होता है, नेचर आल्सो फॉलो द लॉ ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी नेचर में कोई भी मैटर है, कोई भी पार्टिकल है,
अगर उसके पास पार्टिकल नेचर है तो नेचर के सिमेट्री के कारण ही विल हैव वेव नेचर ऑल्सो। मतलब ये हुआ कि अगर कोई मैटर के पास पार्टिकल नेचर है, अगर किसी मैटर के पास पार्टिकल नेचर है, तो एट द सेम टाइम सेम पार्टिकल के पास वेव नेचर भी होगा। उसी तरीके से लाइट पे भी ये चीज एप्लीकेबल कराई डी ब्रोगली ने, और इसी स्टेटमेंट की वजह से ही हैज गॉट द नोबेल प्राइज। और यू नो व्हाट, मैंने एक लाइन बोली थी स्टार्टिंग में कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन्हीं के लिए, डी ब्रोगली के लिए ये लाइन लिखी थी कि ये फिजिक्स के लिए, कोई इनका फिजिक्स से दूर दूर तक, he has no relation with physics, he was doing graduation with arts, but still from his annexity, from his imagination, he has figured out that nature has followed the law of symmetry. So उसके अनुसार if any particle or any matter have particle nature, at the same time it will have wave nature also. Similarly light के साथ भी same rule follow होता है। अगर we are talking about light, if light have also both nature, that is it is in wave form also and it is particle form also, but अब ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और किसके रेस्पेक्ट में आप पूछ रहे हो उस पे डिपेंड करता है। कैसे? बहुत मजेदार चीज है बाबू, मजे में समझेंगे इसको, ठीक है? कैसे? अगर मैं अब आपको बोलूं, इफ आई आस्क यू कि बच्चा, अगर आपसे पूछा जाए कि सपोज करो व्हाट इज योर नेचर, इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर नेचर, व्हाट यू गोना टेल? आपसे अगर पूछा जाए कि आपका नेचर कैसा है, आपका नेचर कैसा है, तो यार ऑब्वियसली यू विल आस्क ना सर, वो तो डिपेंड करता है कि मेरा नेचर कैसा है। आप किस चीज में पूछ रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पूछ रहे हो? मतलब कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ हो तो यू आर अ वेरी मच आइडियल बच्चा, राइट? तो आप बहुत आइडियल हो, बहुत शांत हो, आज्ञाकारी हो, ओबीडिएंट हो, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ हो तो आपका नेचर अलग होगा ना, उस समय आइडियोलॉजी एंड ऑल नॉट फॉलोज, नो, उस समय आप फ्रेंडली नेचर, आप अलग नेचर के रहोगे। आप सपोज किसी स्ट्रेंजर के साथ बैठे हो तो उस समय आपका नेचर अलग होगा। आप अपने बेटर हाफ के साथ बैठे हो, उस समय आपका नेचर अलग होगा। सो व्हाट इज द समरी, व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर दैट, कि नेचर डिपेंड्स अपॉन किस पे, किसके रेस्पेक्ट में यू आर आस्किंग, इन व्हाट फ्रेम ऑफ रेफरेंस यू आर आस्किंग, ठीक है? अगर आप घर वालों के पास पूछ रहे हो तो मेरा नेचर अलग है। अगर आप फ्रेंड्स के सामने पूछ रहे हो, आई हैव अदर नेचर। इफ यू आर आस्किंग फ्रॉम द बेटर हाफ, आई हैव अदर नेचर। आप किसी स्ट्रेंजर के साथ बैठे हो, यू हैव अदर नेचर। तो आपका नेचर किस पे डिपेंड किया? आवर नेचर इज डिपेंडिंग अपॉन द, किसके रेस्पेक्ट में यू आर आस्किंग, ऑन व्हाट फ्रेम ऑफ रेफरेंस यू आर आस्किंग, राइट? सिमिलरली फ्रेम ऑफ रेफरेंस यू आर आस्किंग, उस पे डिपेंड किया ना। तो इसी तरीके से लाइट का भी नेचर फॉलो करता है। मतलब मीन टू से कि लाइट के पास कब वेव नेचर होगा और कब पार्टिकल नेचर होगा, वो दोनों नेचर होगा लॉ ऑफ सिमेट्री से, लेकिन कब वेव नेचर होगा एंड व्हेन he will have particle nature, it depends upon the frame of reference, it depends upon कि किसके रेस्पेक्ट में आप पूछ रहे हो, उस पे डिपेंड करता है लाइट का नेचर। मतलब एक टाइम पे लाइट के पास वेव नेचर भी हो सकता है और पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। कब वेव नेचर डोमिनेटिंग होगा एंड व्हेन पार्टिकल नेचर इज डोमिनेटिंग, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट डिपेंड्स अपॉन ऑन व्हाट रेस्पेक्ट यू आर आस्किंग, ठीक है? तो वो जो डिपेंड करता है ना, वो जो डिपेंड किया, वो किस पे डिपेंड किया? वो डिपेंड किया हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसके रेस्पेक्ट में आप पूछ रहे हो उस पे डिपेंड करेगा कि एक लाइट का पार्टिकल नेचर डोमिनेटिंग है या वेव नेचर डोमिनेटिंग है। ओके, यहां तक क्लियर है? तो अब अगर ये चीज क्लियर है तो आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग और लास्ट टॉपिक है जिसको अपन समझ लेंगे कि अब ये चीज तो पता चल गई मुझे लॉ ऑफ सिमेट्री से
कि लाइट के पास दोनों नेचर है, वेव भी है पार्टिकल भी है। अब कब वेव नेचर होगा, कब पार्टिकल नेचर होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पूछ रहे हो उस पे डिपेंड करेगा, राइट। तो इस चीज को जानने के लिए कि कब वेव नेचर डोमिनेटिंग हो या कब पार्टिकल नेचर डोमिनेटिंग हो, यहां पे एक नए साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो थे डेविसन एंड जर्मन। और इनके एक्सपेरिमेंट से, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट से अपने को पता चल गया कि कब वेव नेचर होगा एक लाइट में और कब पार्टिकल नेचर होगा। देखो बाबू, देखो बच्चा, एक चीज बहुत क्लियर रखना कि लाइट का जो है, लाइट, इलेक्ट्रॉन जानते हो ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, राइट। एक मैटर है, ठीक है। और किस टाइप का मैटर है, तो ये पार्टिकल नेचर का है ना। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन, अभी क्या बोला, लॉ ऑफ सिमेट्री के अनुसार एक मैटर अगर पार्टिकल नेचर का है तो एट द सेम टाइम इट विल बी इन वेव नेचर आल्सो। सो डेविसन और जर्मन ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर तो है, बट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ही हैज प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स के पास वेव नेचर भी है। कैसे, तो वो चीज बस बताना है, बहुत इजी है कि आप जो ये डिपेंड करेगा ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो सो बेसिकली आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट से पता किया कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी है, तो वो कैसे पता किया कि वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन के पास, कब कौन सा वेव नेचर या पार्टिकल नेचर डोमिनेटिंग होगा। तो वो फैक्टर जो है, दैट फैक्टर इज नथिंग बट वेवलेंथ। वेवलेंथ इज द फैक्टर जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि लाइट में डोमिनेटिंग वेव नेचर होगा या फिर पार्टिकल नेचर होगा। अब कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो वो चीज बहुत आसान है बाबू। उस चीज को समझने के लिए आपको अगर किसी भी पार्टिकल का वेवलेंथ अगर नेग्लिजिबल है, किसी भी पार्टिकल का अगर पार्टिकल का वेवलेंथ बहुत लो है, अगर किसी भी पार्टिकल का वेवलेंथ बहुत कम है, बहुत स्मॉल है, अगर बहुत स्मॉल है, देन इट विल हैव पार्टिकल नेचर। ओके, मींस डोमिनेटिंग फैक्टर विल बी पार्टिकल नेचर। ओके, और अगर कोई भी मैटर का, किसी भी लाइट का, यहाँ पे मैं लाइट की बात कर रहा हूं, कि अगर वेवलेंथ बहुत कम तो वो पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करेगा। कोई भी लाइट या फिर मैटर बोल लो, मैटर भी, यू कैन से इट मैटर आल्सो, कि अगर किसी मैटर का वेवलेंथ कम, मतलब वो पार्टिकल नेचर उसमें डोमिनेटिंग होगा। अगर वेवलेंथ ज्यादा, अगर किसी भी पार्टिकल का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है, तो उसमें क्या डोमिनेट करेगा, अगर वेवलेंथ ज्यादा काउंटेबल है तो उसमें वेव नेचर डोमिनेट करेगा। ओके, वेव नेचर डोमिनेट करेगा, ठीक है। अगर फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर कोई भी मैटर का आप वेवलेंथ निकाल रहे हो और अगर उस मैटर का वेवलेंथ कम है, मतलब पार्टिकल नेचर ज्यादा, और अगर किसी का वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब वेव नेचर ज्यादा। और एक चीज और मैं बता दूं कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर अगर आपको पता करना है किसी भी मैटर का, तो एक चीज और है जो डिपेंड करती है, वो है मास। अगर अपन अपनी बात करें तो वी आर मैटर, राइट, वी आर मेड अप ऑफ मैटर, तो हमारे पास क्या वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों नहीं है क्या? बिल्कुल है, लेकिन पार्टिकल नेचर डोमिनेटिंग है, वेव नेचर डोमिनेटिंग नहीं है। सिमिलरली लाइक अगर कोई भी पार्टिकल मैटर से बना है और उस मैटर का अगर मास बहुत ज्यादा है, तो उसमें पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगा। और कोई भी पार्टिकल हो, उसका मास बहुत कम है, तो उसमें वेव नेचर डोमिनेट करेगा। मीन टू से वी आर मैटर्स, वी आर मेड अप ऑफ मैटर्स, सो हमारे पास मास ज्यादा है तो हमारा पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगा। एक पंख देख ले, कोई भी चीज का पंख,
उसका मास क्या बहुत कम है ना, तो उसका मास कम है मतलब उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, इसीलिए उसका वेव नेचर डोमिनेट करेगा, उसके लिए वेव नेचर डोमिनेटिंग होगा। तो किसी भी मैटर का अगर मास ज्यादा तो पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगा, पार्टिकल नेचर। और अगर किसी भी मैटर का, यहां पे मैं लिख देता हूं, किसी भी मैटर का अगर मास कम, मास वेरी स्मॉल, देन वेव नेचर विल डोमिनेट, वेव नेचर विल डोमिनेट। सो लाइट के साथ भी यही होता है, लाइट के साथ भी यही होता है। अगर लाइट किसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल से अगर इंटरेक्ट करता है तो वो पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करने लगता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, एज अ होल अगर आप लाइट को देख रहे हो, देन इट विल बिहेव एज अ वेव नेचर। गॉट इट? मतलब ये कि जिस तरीके से मैटर में अपन पता कर लिए कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है, उसी तरीके से अगर लाइट का आप बात करो तो लाइट पार्टिकल नेचर कब शो करेगा, तो जब वो किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या तो कोई भी अल्फा पार्टिकल से अगर वो जाके कंबाइन होता है तो वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। और वेव नेचर कब शो करेगा? एज अ होल लाइट वेव नेचर शो करेगा। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। ओके, यहां तक एक चीज तो समझ में आ गई कि लाइट के पास दोनों नेचर है। अगर लाइट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल से इंटरेक्ट किया तो वेव नेचर, अगर लाइट इससे इंटरेक्ट किया, वेव मतलब एज अ होल देख रहे हैं तो वो वेव नेचर। और टाइनी पार्टिकल्स को हम लोग फोटोन बोले, और उस फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? उस फोटोन की एनर्जी होती है hc/λ। ये अगर फोटोन की बात करो, ये ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, hf बोलो, ये एनर्जी एक फोटोन की, एनर्जी ऑफ फोटोन इज दिस वन। एक्चुअली वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, इसीलिए एनर्जी ऑफ फोटोन इज hf, वेयर f इज नथिंग बट c/λ। ओके, और इसी को अगर वेवलेंथ के फॉर्म में लिखना हो तो इट विल बी hc/λ। ओके, एंड वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर दैट गाइस, कि ओवरऑल एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, मतलब एनर्जी कभी चेंज नहीं होगा। काउंटिंग ऑफ फोटोन कैन इंक्रीज और डिक्रीज, बट ओवरऑल एनर्जी विल बी hc/λ एंड hf ओनली। ओके, और वो चीज को ही डिफाइन कराता है कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। ओके, एंड दैट एनर्जी कैन बी इन पार्टिकल फॉर्म। और अगर उस चीज का एज अ होल देख रहे हो आप लाइट के फॉर्म में, तो वो वेव की तरह, और उसको आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल से इंटरेक्ट करा रहे हैं, देन दैट इज in particle form. I hope you have understood this. Thank you for that, and I hope that this lecture for light and matter both nature has been cleared from my side. Thank you and have a good day. Keep studying like this. Make sure you have the spirit of imagination, because as I said, imagination is more important than knowledge. So keep imagining, keep visualizing, keep analyzing physics, so that you can correlate it with day-to-day life. Okay, thank you.